हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया था और एक छोटा सा क्वेश्चन हल भी किया गया था। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि देखो कई क्वेश्चन में बिचक मूल्य आ जाता है, इनवॉइस प्राइस आ जाता है, कहीं लागत मूल्य आ जाता है यानी कॉस्ट प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। वैसे तो देखो क्वेश्चन में जो बताया गया है कि आपको बिचक मूल्य को बेस मान क्वेश्चन को हल करना है, सोल्यूशन करना है, या फिर कॉस्ट प्राइस को मानकर आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है ना, सोल्यूशन करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिचक मूल्य या इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, क्या उनमें डिफरेंस होता है। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि बिचक मूल्य या फिर अपन बात करते हैं इनवॉइस प्राइस की या कॉस्ट प्राइस की, उनमें क्या अंतर होता है। तो बीजक मूल्य में अपन ने बताया था, ठीक है ना, अपन ने बात की थी कि बीजक मूल्य में कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। कॉस्ट और क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को क्या जोड़ देते हैं, इनको बोलेंगे अपन बीजक मूल्य या इनवॉइस प्राइस। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि जब क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया गया तो क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, कॉस्ट प्राइस दी गई तो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है इनवॉइस प्राइस दे दिया जाता है, ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की दर भी दी गई होती है, तो उस दर के आधार पे अपन किस प्रकार से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाला तो हमसे ये पूछ रहा है कि बीजक मूल्य तो दिया गया है प्रश्न में, लेकिन पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस के आधार पर इसको आप ज्ञात करें। ठीक है, तो बीजक मूल्य प्रश्न में दिया जाता है और अपन क्लोजिंग स्टॉक या बाई अनसोल्ड स्टॉक अपन ज्ञात करते हैं या स्टॉक विद एजेंट बोलते हैं, तो वहां पे हमें कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चन में भी हमें इनवॉइस प्राइस के आधार पर भी क्वेश्चन को हल करना होता है, लेकिन उसमें भी हमें अंतर करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो अपन अंतर्राशि से जो एंट्रियां करते हैं अपोजिट साइड में, तो वहां पे भी हमें अलग तो करना ही होगा। ठीक है ना, उससे पहले अपन यही कर लेते हैं, इन जो समस्याएं हैं इनका यही भी समाधान अपन कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये दिया गया होता है कि बीजक मूल्य दिया जाता है और उसके आधार पे हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यानी इनवॉइस प्राइस के आधार पे हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले की अपन बात करें, उस फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो अपन उसको हल, वी कैन सोल्यूशन कर सकते हैं। तो वो देखो, सबसे पहले नंबर, सबसे पहले व्हेन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, क्या लिखा है, इनवॉइस प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, यानी प्रश्न में जब क्या दिया गया हो, इनवॉइस प्राइस दिया गया हो, फिक्स्ड मूल्य दिया गया हो, तो हमें क्या याद करना है, देन तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस याद करनी है। क्या याद करनी है, कॉस्ट प्राइस, या फिर बोल सकते हैं अपन प्रॉफिट, दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या याद कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी ज्ञात कर सकते हैं और प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं कि उससे लागत मूल्य में प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस क्या क्या शामिल करते हैं इनवॉइस प्राइस में, इनवॉइस प्राइस में अपन शामिल करते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्लस क्या करते हैं इसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इनवॉइस प्राइस में, क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से हमें इसी फॉर्मूले के आधार पे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो और क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया गया तो भी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्मूला बनाएंगे अपन, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या कर देंगे अपन, प्रॉफिट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल इनवॉइस प्राइस सब्सट्रैक्शन, यानी लेस क्या कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे। उसी प्रकार से हमें प्रॉफिट का ज्ञात करना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो यहां पे अपन लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या कर देंगे, इनवॉइस प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब है
हमने एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बना लिए, टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 3 हो गए। तो क्वेश्चन में कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी अपन इस फॉर्मूले की बात करते हैं कि अपन ज्ञात कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हेन इनवॉइस प्राइस गिवन इन क्वेश्चन देन फाइंड कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस। ज्ञात क्या करना है हमें? यहाँ पे फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, क्या दिया गया है? गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इनवॉइस प्राइस। तो ये का यहाँ रख देंगे इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इनवॉइस प्राइस। हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिख देंगे? इनवॉइस प्राइस इनटू, देखो डायरेक्टली अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इनवॉइस प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस आर। यानी कहने का मतलब है इनवॉइस प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, यानी ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें यदि प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है वो देखना। यहाँ पे अपन क्या किस प्रकार से करेंगे वो देखो। प्रॉफिट इज इक्वल, यहाँ पे आपको सेम रखना है इनवॉइस प्राइस इनटू, अब यहाँ पे 100 दिया गया, यहाँ पे अपन लिखेंगे सिर्फ रेट और अपन क्या कर देंगे? 100 प्लस आर, यानी ये फॉर्मूला जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल इनवॉइस प्राइस इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। यानी किसका डिफरेंस हुआ? यहाँ पे हमने 100 किया, यहाँ पे हमने सिर्फ रेट लिखा। क्या लिखा? रेट लिखा। तो यही अंतर है दोनों में। उसी प्रकार से जब क्वेश्चन में क्या दिया गया? कॉस्ट प्राइस दी गई हो और हमें क्या पूछ ले? इनवॉइस प्राइस पूछ ले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी शर्त, व्हेन कॉस्ट प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, और हमें ज्ञात क्या करना है? देन फाइंड, क्या ज्ञात करना है? इनवॉइस प्राइस। क्या ज्ञात करना है? इनवॉइस प्राइस। तो कर सकते हैं इनवॉइस प्राइस या फिर क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस हमें दी गई और इनवॉइस प्राइस हमें ज्ञात करनी। तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख देंगे फॉर्मूला? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल, यानी बिक्सक मूल्य इनटू, यहाँ पे क्या दिया गया है? गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 100 प्लस आर अपॉन 100। क्या लिख देंगे? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस आर अपॉन 100, यानी डायरेक्टली क्या जाएगा? हमारा इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। उसी प्रकार से अपन प्रॉफिट ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल कॉस्ट प्राइस, क्या लिख देंगे? कॉस्ट प्राइस इनटू आर अपॉन 100। क्या लिख देंगे? आर अपॉन 100, यानी डायरेक्टली क्या जाएगा? कॉस्ट प्राइस से हमें प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में? वैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि अपन किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कि जैसे अपन मान लेते हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, यानी माल का बिक्री मूल्य दिया गया है, वो यहाँ पे मान लेते हैं 12,500, और उसके बाद में रेट ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ की दर है, यानी अपन इसको बोलते हैं आर। तो फॉर्मूले में जहां हमने आर लगाया इसका मतलब है रेट। ठीक है, आर इज इक्वल 25%, यानी कितनी है? 25% है। और हमें क्या करना है? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है? कॉस्ट प्राइस। अब देखो, जब क्वेश्चन में व्हेन इनवॉइस प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, यानी जब पर्सन में इनवॉइस प्राइस दी गई हो, बिल्कुल दी गई है,
इस गुड्स की इनवॉइस प्राइस कितनी है 12,500। उसके बाद में रेट कितनी है, इन रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी है 25% है। उसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो दो फॉर्मूले आपको ऊपर लिखवाए गए हैं, इन दोनों फॉर्मूले में से आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है वो देखिए। देखो पहली शर्त है वेयर इनवॉइस प्राइस गिवन, बिल्कुल क्वेश्चन में क्या दिया गया, इनवॉइस प्राइस दिया गया है, तो यहाँ पे पहला वाला आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करनी है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल क्या है, इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे लिख देते हैं इनवॉइस प्राइस इनटू क्या लिखा है 100/100 प्लस आर। यहाँ पे क्या लिखा है 100/100 प्लस आर। तो बिल्कुल अपन इस फॉर्मूले के आधार पे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो जहां जहां जो मदद दी गई है वो देखें, इनवॉइस प्राइस कितनी है 12,500, यहाँ पे लिख देंगे 12,500 इंटू फॉर्मूले में 100 है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, अपॉन 100 फॉर्मूले में है वो लिख देंगे, और यहाँ पे आर का मतलब क्या है 25%, यहाँ पे 25%, यानी इनको हल करके लेके आएंगे 12,500 इंटू 100/125, यानी इस फॉर्मूले का मतलब क्वेश्चन को हल कर सकते। अब देखो डिवाइड कर दो, कितना आया 1 टाइम, कितना हो गया यहाँ पे 100। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी राशि आ जाएगी 10,000 से, 10,000 हो जाएगी 10,000। तो ये क्वेश्चन हमने किस बेस पे किया, जब क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी गई हो, ठीक है, रेट दी गई हो, और उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना हो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो। अब इसी क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस दी गई हो, ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये जो 12,500 रुपए, उसकी जगह अपन कितना मान ले 10,000 रुपए मान ले, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपन इसको मान सकते हैं ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी दे दी 10,000 रुपए। इसको भूल जाओ एक बार इनवॉइस प्राइस को, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स यानी माल की लागत मूल्य कितना दे रखा है 10,000 रुपए। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी दे रखी है 25% है, ठीक है। और हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं इनवॉइस प्राइस, क्या लिख सकते हैं इनवॉइस प्राइस, क्या लिख सकते हैं इनवॉइस प्राइस। अब देखो, और यहाँ पे अब क्वेश्चन किस प्रकार से हो गया, देखो दूसरी कंडीशन हो गई व्हेन कॉस्ट प्राइस गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ये तो है ही, इसको छोड़ दो एक बार, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, तो दूसरी शर्त हो गई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी क्या होगी कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 10,000 रुपए दे रखी है, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी दे रखी है 25% दे रखी है, और हमें ज्ञात करना है इनवॉइस प्राइस, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस से हमें इनवॉइस प्राइस ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस इनटू 100/r प्लस अपॉन 100, यानी ये फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस r बटे 100, यानी ये फॉर्मूला अपन काम में ले लेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्क कर रहा हूं मैं, इसी के आधार पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो देखो क्वेश्चन में 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 इंटू 100 फॉर्मूले में 100 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे r का मतलब रेट कितनी है 25%, वो भी लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद में सूत्र में 100 है ये भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इसके बाद में क्या करेंगे, इनको जोड़ लो 125/100। अब देखो 20 से 20 काट दो, ठीक है, कितना हो गया है यहाँ पे 100 इंटू 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 20 यानी 12,500। अब ये क्या गया, इसी क्वेश्चन के माध्यम से 12,500 क्या गया इनवॉइस प्राइस आ गई, क्या आ गई इनवॉइस प्राइस, यानी एक ही क्वेश्चन से हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर लिया, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से अपन प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन ये मान के कर लेते हैं when cost price given in question then find invoice price, और प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट ये वाला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू r अपॉन 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास है कितनी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का रेट कितने 25% है अपॉन 100, ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, अब कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000, किसका क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000, आप लिख देंगे 10,000 इंटू
रेट कितनी है 25/100, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं, कितना आ गया 2500 यानी 2500 यानी 2500 2,500 रुपए आ गए, ठीक है। ये क्या गया प्रॉफिट आ गया। अब मैंने आपको बताया कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनवॉइस प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस कितनी है और प्लस प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे अपन कर सकते हैं। इस प्रकार से कितना है कॉस्ट प्राइस वो हमने ज्ञात किया है 10,000, प्रॉफिट कितना है 2,500, तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी 12,500, ठीक है। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी गई हो या फिर कॉस्ट प्राइस दी गई हो, दोनों के माध्यम से इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है, ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लॉस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि लॉस है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है। लॉस है वो कितने प्रकार से होता है उसकी बात अपन करने वाले हैं इस वीडियो में। अब यहां पे लिख सकते हैं आप टू टाइप्स ऑफ लॉस, यानी हानि है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल लॉस, और नंबर 2 ये होती है abnormal लॉस। यानी दो तरीके की हानि होती है, नॉर्मल लॉस और abnormal लॉस। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको सामान्य हानि, और ये होता है असामान्य हानि। यानी सामान्य हानि और असामान्य हानि। अब देखो सामान्य हानि का मतलब क्या होता है, देखो कई बार गुड्स का ऐसा नेचर होता है, यानी माल की ऐसी प्रकृति, ठीक है, या अपन बोलेंगे ऐसा माल या ऐसा गुड्स जो अपने स्वभाव, ठीक है ना, अपनी प्रकृति या प्राकृतिक कारण से, ठीक है ना, क्या हो लॉस हो यानी हानि, उसको बोलेंगे सामान्य हानि, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ऐसी गुड्स या वस्तुएं या अपन बोल सकते हैं मटेरियल जो अपने स्वाभाविक कारणों से, ठीक है ना, अपने स्वाभाविक कारणों से, अपने प्राकृतिक कारणों से क्या हो लॉस हो जाए यानी हानि हो जाए, उसको बोलेंगे सामान्य हानि। उसी प्रकार से अब नॉर्मल लॉस, ये हानि लापरवाही की वजह से अपन बोल सकते हैं होती है, ठीक है ना। जैसे अपन मानते हैं चोरी होना, ठीक है ना, दुर्घटना हो जाना, ठीक है, इस प्रकार की जो हानियां होती है उसको बोलेंगे अपन असामान्य हानि या अबनॉर्मल लॉस। उसी प्रकार से नॉर्मल लॉस, जैसे अपन बात करते हैं किसी वस्तु का वाष्पीकरण हो जाना, उत्सर्जन हो जाना, ठीक है, और वेट यानी गिल्ली जो वस्तुएं होती है उसका सूख जाना, इस प्रकार की जो हानियां होती है उसको बोलेंगे अपन सामान्य हानि, ठीक है। अब एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि सामान्य हानि का लेखा अपन किस प्रकार से करें। वैसे देखें तो सामान्य हानि का अपन लेखा करते ही नहीं है, क्योंकि जो शेष रहित इकाइयां होती है, जैसे अपन मान लेते हैं कि 100 यूनिट है या 100 केजी मटेरियल है, 100 केजी क्या है मटेरियल है, ठीक है, और मुंबई से चलकर जयपुर आनी है, मुंबई से जयपुर, और रास्ते में कम से कम 10 केजी है वो क्या हो गई सूख गई या कम हो गई सिर्फ अपने प्राकृतिक कारणों से, ठीक है। तो अब कितनी केजी जानकारी पहुंचेगी वहां पे 90 केजी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि उसकी लागत थी वो कितनी थी 1800 रुपए थी, कितनी थी 1800 रुपए उसकी लागत थी, कितनी केजी की 100 केजी। तो यहाँ पे अपन 1 केजी हमें निकालना हो तो 100 केजी का अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो राशि कितनी आ जाएगी आप ज्ञात कर सकते हैं 18 रुपए पर केजी होगी, 18 रुपए पर केजी होगी, कितनी होगी 18 रुपए पर केजी। अब यहाँ पे मुंबई से चली और कहाँ पे आनी जयपुर, और जयपुर में पहुंचने के बाद में उसका हमने माप तोल किया, मेजर किया, तो वो कितनी हुई 90 केजी हुई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कम नहीं होगी, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, ये 1800 रुपए में हमारे पास कितनी पहुंची 90 केजी, तो यहाँ पे हमें 90 केजी से डिवाइड करना है। कहने का मतलब है सामान्य हानि की कंडीशन में, ठीक है ना, शेष अक्षर इकाइयों की लागत है, प्रति इकाई लागत है, ठीक है, पर केजी है, जो भी यूनिट होगी वो लागत हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से डिवाइड करता हूँ 1800 रुपए में
90 kg का भाग दे देंगे, यहाँ पे राशि कितनी आ जाएगी 20 रुपए के। अब देखो पहले वाली कंडीशन इसकी लागत क्या थी 18 रुपए पर केजी, दूसरी कंडीशन इसकी लागत क्या होगी, देखो कॉस्ट प्राइस तो वो की वही 1800 यहाँ पे 1800 यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास सामग्री कितनी थी 100 kg यानी 100 kg थी, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया 18 रुपए पर केजी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सामग्री कितनी बची 90 kg, रेट कम नहीं होगी, यानी जो सामग्री शेष अच्छी रही का यानी हमारे पास रिमेनिंग गुड्स कितना है, ठीक है, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, वो हमारे पास कितना है 9 kg है, 90 kg, तो इसका अपन क्या करेंगे भाग देंगे, यहाँ पे देखो 20 रुपए पर केजी। कहने का मतलब है सामान्य हानि की कंडीशन में बढ़ी हुई लागत आती है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं अब नॉर्मल लॉस। अब एक चीज का ध्यान रखना, सामान्य हानि की अपन एंट्री नहीं करेंगे, यानी नो एंट्री, इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ लागत बढ़ जाती है पर इकाई, इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होती। अब बात करते हैं अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस देखो लापरवाही की वजह से होती है, ठीक है, जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ठीक है ना, इस प्रकार की जो हानि होती है उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब इसका लेखा होगा, ठीक है, इसका लेखा अपन करेंगे किस प्रकार से करेंगे, वैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है वो प्रेषक वहन करेगा, कौन वहन करेगा, प्रेषक यानी कंसाइनर इसको वहन करता है, ठीक है। और इसका लेखा भी कहां करेंगे, प्रेषक की बही में करेंगे, किसकी बही में करेंगे, प्रेषक की बही यानी कंसाइनर बुक्स में करेंगे, ठीक है, किसकी बही में करेंगे, कंसाइनर की बही में करेंगे। अब नॉर्मल लॉस है, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल लॉस की, सबसे पहले इसमें प्रविष्टि करते हैं नंबर 1, ये ध्यान रखना कि असामान्य हानि होने पर, ठीक है ना, असामान्य हानि होने पर, असामान्य हानि होने की प्रविष्टि करेंगे अपन अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर यानी डेबिट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू कंसाइनमेंट, ये कब करेंगे, असामान्य हानि होने पर। उसके बाद नंबर 2 एंट्री हो जाएगी। अब देखो असामान्य हानि होती है तो कंपनियां हैं या फिर फर्म है या फिर अपन प्रेषण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आजकल हर प्रकार के व्यवसाय में बीमा करवाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से कंसाइनमेंट में भी प्रेषक वो बीमा करवा सकता है, ठीक है। अब यदि उसने बीमा करवा रखी है और अपन पॉइंट भी बीमा में इसके बारे में पढ़ रहे हैं नॉर्मल लॉस के बारे में, यदि प्रेषक ने बीमा करा रखी है और उसको क्या हो गया असामान्य हानि हो गई, तो असामान्य हानि पर वो असामान्य हानि हो गई, तो अब दूसरी बात ये होती है कि इस असामान्य हानि से बचने के लिए वो क्या कराता है, बीमा करवाता है, ठीक है ना, तो बीमा करवाता है। उसके बारे में बात करते हैं कि अब नॉर्मल लॉस होने पर उन्होंने बीमा करवाई है या उससे पहले बीमा करवाता है, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमने अब नॉर्मल लॉस की एंट्री तो यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब बीमा कंपनी से दावा स्वीकार हो गया यानी क्लेम ड्यू, ठीक है ना, क्लेम ड्यू होता है फ्रॉम किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, तो दूसरी जो प्रविष्टि होगी वो दावा स्वीकार करने की होगी, यानी हमें कितना दावा रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, तो दूसरी नंबर की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी काउंट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू abnormal लॉस, ये एंट्री कब करनी है हमें, जब बीमा कंपनी से दावा स्वीकार होता है, कब करेंगे, राशि प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ दावा स्वीकार होता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू abnormal लॉस। अब यहाँ पे सामान्य एंट्री अपन ये करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया टू abnormal लॉस, ये एंट्री होती है, लेकिन ये देखो कॉमन सेंस की बात होती है कि जितना हमें नुकसान हुआ है यानी जितना हमें हानि हुई है उतनी राशि हमें बीमा कंपनी से राशि पूरी नहीं मिलती, ठीक है ना, कुछ हमें परसेंटेज, ठीक है ना, जैसे ये हो गया कि 10,000 रुपए का माल नष्ट हो गया, ठीक है, 80% दावा कंपनी ने दावा स्वीकार किया, जैसे अपन मान लेते हैं कि 10,000 रुपए गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है ना, यानी नष्ट हो गया, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से 80% क्लेम है वो रिसिप्ट यानी रिसीव हुआ यानी दावा स्वीकार हुआ, ठीक है ना, कितना 80%, तो 10,000 रुपए 80% कितने होते हैं, यानी हमें कहने का मतलब है उस कंपनी से हमें कितने रुपए मिलेंगे, 8,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, कितने मिलेंगे 8, तो 10,000 के 80% कितने होते हैं 8,000, तो 2,000 रुपए यानी अस्वीकार राशि बोलेंगे उसको, ठीक है ना,
क्या बोलेंगे, अस्वीकार। तो जितनी राशि बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाती है उसको तो बोलेंगे स्वीकृत राशि, एक्सेप्ट अमाउंट। और जो अमाउंट हमें एक्सेप्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट अमाउंट तो कितनी है, 8,000, और 2,000 ये क्या हो गई हमारे लिए, डिस एक्सेप्ट हो गई। क्या हो गई, डिस एक्सेप्ट। ये क्या हो गई, यानी अस्वीकृत राशि हो गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि अब नॉर्मल लॉस है वो कितने का है, 10,000 रुपए का है, ठीक है ना। बीमा कंपनी से राशि कितनी स्वीकार हुई, 80% हुई, ठीक है ना। और स्वीकार कितनी नहीं हुई, एक्सेप्ट कितनी नहीं हुई उस कंपनी से, 2,000 रुपये। हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस ही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो अस्वीकृत राशि है, ठीक है ना, इस राशि को अपन कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। जितनी राशि हमें यानी करंट वाला जितना हमें लॉस हुआ है। अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्वीकृत राशि, यानी एक्सेप्टेंस अमाउंट, और यहाँ पे अस्वीकृत राशि, क्या लिख देंगे, अस्वीकृत राशि। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझा है यहाँ पे कुल राशि आ जाएगी, यहाँ पे कुल राशि क्या जाएगी, कुल राशि। अब देखो जैसे 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, बीमा कंपनी ने कितना, 80%। तो यहाँ पे अपन एंट्री क्या करेंगे, जैसे अपन समझने के लिए कर सकते हैं कितनी राशि थी वो, जैसे अपन बात करें 10,000, यहाँ पे कितनी, 10,000, ठीक है। उसके बाद में देखो समझ रहे हैं अपन, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा देंगे उसमें 10,000 रुपए। उसके बाद में 80% क्लेम रिसीव किया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में स्वीकृत राशि कितनी है, 80%। तो किस प्रकार से राशि निकालेंगे, 10,000 इंटू 80%, यानी इसका 80% निकालेंगे, कितनी राशि आ जाएगी, 8, कितनी आ जाएगी। तो स्वीकृत राशि कितनी हुई, यहाँ पे अपन लिख देंगे कितनी, 8,000, और अस्वीकृत राशि कितनी है, 2,000, और कुल टोटल राशि कितनी है, 10, कितनी है, 10। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन हल करें, ठीक है। ये तो हो गई नंबर 1 एंट्री, ये नंबर हो गई 2 एंट्री। अब एंट्री नंबर 3 की बात करते हैं। एंट्री नंबर 3, तीसरे नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, वो देखो, बीमा कंपनी से राशि प्राप्त, यानी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी से राशि प्राप्त होने पर यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस, क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। यानी ये प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। समझ में आई, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। ये एंट्री आपको याद, बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके।